नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी CR दास ने। और किसके सहयोग से की थी? तो उन्होंने की थी मोतीलाल नेहरू के सहयोग से, ML नेहरू। किसने की थी? CR दास ने। और कब की थी? 1923 में। 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी और इसे स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और यह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनको कब अध्यक्ष बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। इसके पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और वह अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान सभा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? तो सबसे ज़्यादा किस अधिनियम का पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव संविधान सभा पर पड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोविज़न संविधान में 1935 के अधिनियम के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यों को क्या माना है? तो भारत के संविधान में राज्यों का एक संघ माना है। राज्यों का संघ माना है भारत के संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सी व्यवस्था है? तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था को 9 सखियों की सरकार भी कहते हैं। कौन सी सरकार? 9 सखियों की सरकार भी कहते हैं, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व। और संघात्मक शासन का अर्थ क्या है? संघात्मक शासन का अर्थ है शक्तियों का विभाजन। और भारत में शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। जिसे मतलब भारत के संविधान में 3 सूचियाँ हैं, एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, मतलब राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा और संघ सूची पर संघ कानून बनाएगा, और वहीं समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा, भारतीय संविधान गौण संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है? किसने कहा? सर आइवर जेनेक्स ने कहा कि भारत का जो संविधान है
संविधान गौण संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। और वहीं केसी हेयर ने भारत के संविधान को कहा है, मतलब भारत को कहा है कि भारत अर्ध संघ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जाता है। कैसे संशोधित किया जाता है? तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संसद और राज्यों की सम्मति, राज्यों के विधानमंडलों की सम्मति द्वारा संशोधित किया जाता है। किस अनुच्छेद के अधीन? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान को संशोधित किया जाता है। यदि प्रश्न ये आए कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है? कठोर एवं लचीला भी है और लिखित एवं निर्मित भी है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। और भारत में राज्य कितने हैं? 28। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? तो भारतीय संविधान की धारा 17 या अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा पारित करके अस्पृश्यता के आचरणकर्ता को 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान है। इसका अर्थ क्या है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक तथा ऐसे स्थानों से जाने से नहीं रोका जा सकता है जहां सामान्यतः सभी लोग जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो राज्यसभा है उसके सदस्यों के निर्वाचन के लिए कितनी आयु आवश्यक है? तो कितने वर्ष की आयु होना आवश्यक है? जो भी कैंडिडेट होगा तो उसके लिए 30 वर्ष। और वहीं राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। और लोकसभा के सदस्यों के लिए कितनी आयु आवश्यक है? तो 25 वर्ष। और मतदान करने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, फिर 1989 में संशोधन हुआ जिसके द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, वह विषय समवर्ती सूची का है जबकि उस पर इनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं। जो विषय समवर्ती सूची का है तो उन पर केंद्र एवं राज्य, मतलब केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कानून बनाए जाते हैं, केंद्र और राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू, उसका प्रावधान संविधान में किस देश से किया गया? किस देश से किया गया? न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान कहाँ से किया गया? तो वह किया गया है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन का कंसेप्ट, कि कोई भी संसद या फिर राज्य ऐसा कानून बनाएगा जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का या फिर संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू कौन कर सकेगा? तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्य निम्नलिखित में से किस राज्य में जीवन पर्यंत अवधि के लिए मनोनीत किए जाते हैं? मतलब किस राज्य की संघीय व्यवस्था में जो दूसरे सदन के सदस्य जीवन पर्यंत के लिए नियुक्त किए जाते हैं? तो वह कनाडा। कनाडा में दूसरे सदन के सदस्य जीवन पर्यंत यानी हमेशा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो किस अनुच्छेद को कहा है? तो कहा है अनुच्छेद 32 और संवैधानिक उपचारों को। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे संविधान का हृदय एवं संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। जब देश में आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों का निलंबन करे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सामान्य यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो किस अधिकार को? तो बना दिया गया प्रॉपर्टी के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो DPSP हैं, तो वह किस देश से लिए गए हैं? तो वह किस देश से लिए गए हैं? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वे कहाँ से कहाँ तक हैं? तो वह है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई? तो किस संशोधन के द्वारा दी गई? तो वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है ताकि ग्राम पंचायतों का विकास ग्राम सभा के द्वारा पूर्ण हो। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? जो संसद होता है मतलब संसदीय शासन प्रणाली संसदात्मक, तो उसमें जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर संसदीय शासन प्रणाली का एक्चुअल हेड होता है और बाकी राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया कि जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद द्वारा जो परामर्श दिए जाते हैं तो उसे मानने के लिए बाध्य है। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1942 में 1976 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति की पद पर नियुक्ति की वैधता को जानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कौन सा आलेख या आदेश जारी कर सकता है?
तो कौन सा? अधिकार परीक्षा की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट का प्रयोग कर यह जान सकते हैं कि किसी ने कोई पद कैसे तथा किस प्रकार से प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक और संघात्मक। तो कौन नहीं है? संघात्मक। जो संघात्मक है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यायालय में निम्न में से कौन सा एक बाध्यकारी है? तो कौन सा बाध्यकारी है? मतलब मूल अधिकार बाध्यकारी हैं कि मूल कर्तव्य बाध्यकारी हैं, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना। तो कौन बाध्यकारी है? तो वह है फंडामेंटल राइट्स न्यायालय के यहाँ पर बाध्यकारी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व सौंपता है तथा किसी एक मंत्री के त्यागपत्र देने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? संविधान के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई? तो वह की गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कौन से मुकदमे में यानी किस वाद में यह कहा कि संसद को संविधान के भाग 3 की शर्तों में संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है? तो किस वाद में कहा? तो कहा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के भाग 3 में शर्तों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विधि के शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो भारत में रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? तो वह लिया गया ब्रिटेन से। भारत में रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया। और राजनीति शास्त्र में एकत्ववाद का क्या अर्थ है? तो राजनीति शास्त्र में एकत्ववाद का अर्थ है कि जो संपूर्ण शक्ति है, जो पूरी पावर है, वह एक जगह पर केंद्रित हो। मतलब जो शक्ति है उसका केंद्र एक ही जगह पर हो, शक्ति का केंद्र एक जगह पर। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन ऑस्टिन किस देश के विधिवेत्ता थे? तो जॉन ऑस्टिन थे वह इंग्लैंड के विधिवेत्ता थे, इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे और उन्होंने सॉवरेनिटी से संबंधित सिद्धांत भी दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वह जूरिस्प्रूडेंस का समाप्त होने वाला पॉइंट है। तो किसने कहा? हॉलैंड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं
उनका निर्वाचन राज्य के विधानमंडल के चुने हुए सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। खेल, विज्ञान और अन्य चीज़ों में, सिनेमा जगत में जो महत्वपूर्ण रहते हैं उनको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉक के अनुसार, यानी जॉन लॉक के अनुसार, लोगों को प्राकृतिक अवस्था में निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं किसके अनुसार? जॉन लॉक के अनुसार, और वे भी सभी प्राकृतिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक संतोषप्रद है? तो कौन सा सिद्धांत है? विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है? विकासवादी सिद्धांत, और इसे ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक जागरूकता ने राज्य की उत्पत्ति में सहायता की? तो किस सिद्धांत ने सहायता की? तो विकासवादी सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति में सहायता प्रदान की, जागरूकता से, राजनीतिक जागरूकता से। अगला प्रश्न देखेंगे, यह किसने कहा कि राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण करने की मशीन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं? तो किसने कहा? मार्क्स, यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा है वह राज्य को यह मानते हैं कि राज्य शोषण करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परिवार, प्राइवेट संपत्ति तथा राज्य को किसने लिखी? यह पुस्तक है फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दी स्टेट। तो यह पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखी एंजेल्स ने लिखी थी। और वे कौन थे? तो वह कार्ल मार्क्स के गुरु थे। और उन्होंने कब लिखी थी? तो वह लिखी थी 1891 में। 1891 में। अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो ने अपनी सामाजिक अनुबंध, यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, वह किस पुस्तक में लिखा? यानी कौन सी पुस्तक है वह? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। रूसो ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वर्णन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा राज्य जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है तथा अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए बना रहता है? तो किसने कहा? यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा कि जो राज्य है जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है तथा अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए बना रहता है। तो किसने कहा? यह यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ अरस्तु ने। अगला प्रश्न देखेंगे। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक, यानी लिबरलिज्म का जनक किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। योग्यतम का अस्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने योग्यतम का अस्तित्व ही बना रहना चाहिए उनके अनुसार। किसके अनुसार? स्पेंसर। इन्होंने ही योग्यतम का अस्तित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न देखते हैं।
यह किसने कहा? वह सरकार सबसे अच्छी है या सर्वोत्तम है जो कम शासन करती है। किस विचारधारा के लोग मानते हैं? तो वह मानते हैं व्यक्तिवादी। और व्यक्तिवादियों में महात्मा गांधी भी आते हैं और उन्होंने ही यह कहा था कि वह सरकार या शासन सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कानून की यह परिभाषा किसने दी? कि कानून जो लॉ है वह सोवरेन का ऑर्डर है। किसने दी? ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रभुसत्ता के अर्थ और स्थिति के लिए कौन सा कथन सही है? राज्य के आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और असीमित शक्ति है। राज्य के बाह्य मामलों में पूर्ण और असीमित शक्ति है। राज्य के नागरिकों पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति है। राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों में असीमित और अंतिम शक्ति है। तो असीमित और अंतिम शक्ति है राज्य के बाह्य और आंतरिक मामलों में असीमित और अंतिम शक्ति है राज्य के बाह्य मामलों में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? देवी सिद्धांत के पतन का कारण। जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक देवीय सिद्धांत है तो उसकी पतन का कारण कौन सा सिद्धांत नहीं है? 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, 1776 की अमेरिकन क्रांति, 1789 की फ्रेंच क्रांति और 1857 की भारतीय क्रांति। तो 1857 की क्रांति, भारतीय क्रांति देवीय उत्पत्ति, देवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। वह अंग्रेजों के जुल्म और दासता के विरुद्ध क्रांति थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिनिधित्व के लिए हेयर प्रणाली किससे संबंधित है? तो जो हेयर प्रणाली है वह किससे संबंधित है? वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिससे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के शासन में माना जाता है कि एक मंत्री एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं? तो किस प्रकार की शासन प्रणाली में माना जाता है? तो वह माना जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में यह माना जाता है कि किसी भी एक मंत्री की गलती का परिणाम संपूर्ण मंत्रिमंडल को भुगतना पड़ता है। अतः एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश में, निम्न में से किस देश में संघीय सरकार नहीं है? वह देश कौन सा है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान। तो इसका आंसर क्या है? जापान। जापान में एकात्मक सरकार है, संघीय सरकार नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।